नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 12th जियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, एक्चुअली में ये हमारा रिवीजन बैच है और इस बैच के थ्रू हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को लेकर के आए, यानी कि 3 टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम या कंसेप्ट को कवर करते हैं, यानी कि जो मेन थीम है, मेन कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। जब हम एग्जाम के चश्मे से किसी भी चैप्टर को देखते हैं, किसी भी बुक को देखते हैं, तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होती है कि नॉट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, यानी कि सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। हर सब्जेक्ट में, चाहे वो आपका जियो हो, पोल साइंस हो, सोशलॉजी हो, चाहे वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में 30% कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में जो 75% क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हमने इस टाइप के टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर फोकस किया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो इस टाइप के टॉपिक से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, यानी कि पहले टाइप के तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। उसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की बात आती है, जो इस सीरीज में हमने इंक्लूड किया है, वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। ऐसे रिपीटर क्वेश्चंस होते हैं जिनकी लैंग्वेज लिटिल बिट ऊपर नीचे होती है, यानी कि लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन अगर आप जैसे लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को चेक करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, तो उनके आने के भी अच्छे खासे चांसेस होते हैं, तो उनको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। उसके बाद बात आती है थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की, जो इस सीरीज में हम लेकर के आए हैं, वो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अगर हम रिसेंट ट्रेंड को हम देखें तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, उनके ऊपर भी अच्छा खासा फोकस रहता है। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो चैप्टर के मेन कंसेप्ट से रिलेटेड जो मैसेज होता है उससे जुड़े होते हैं। देखिए, किसी भी बुक में जब कोई चैप्टर इंक्लूड किया जाता है तो कुछ ना कुछ माइंड में जरूर रहता है कि ये मैसेज हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। इतनी बात स्टूडेंट्स को क्लियर हो जानी चाहिए। तो जो मैसेज पहुंचाना है ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में लेकर के आए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, आज का हमारा चैप्टर है 9th चैप्टर, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट। इसमें हम बात करेंगे नियोजन और सतत पोषणीय विकास चैप्टर की, जो कि आपका 9th चैप्टर है। और इस चैप्टर से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस जो 1 मार्कर क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन जो बनेंगे, और 5 मार्कर क्वेश्चन जो बनेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की, इस एपिसोड की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन को। तो इसमें देखिए, 1 मार्कर क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नियोजन। पूरे चैप्टर में बात नियोजन की गई है। जैसे थोड़ा सा कंसेप्ट की अगर बात करें तो पूरे चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है, क्या बताया गया, हमें बताया गया कि ये नियोजन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है ये बताया गया, प्लानिंग कितने टाइप की होती है ये बताया गया। उसके बाद एग्जाम्पल लिए गए कि हाँ, इस टाइप की प्लानिंग होती है। उसके बाद केस स्टडी दी गई, हमें एक भरमौर इलाके की केस स्टडी दी गई है। और उसके बाद दूसरी केस स्टडी दी गई है, वो दी गई है इंदिरा गांधी केनाल इलाके की, यानी कि राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर का इलाका है, कमांड एरिया, तो उसकी केस स्टडी दी गई। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है पूरे पूरे। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? ये आपके पोल साइंस में भी दिया गया है, अगर आपके पास पोल साइंस सब्जेक्ट है तो वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले रसिया ने जो प्लानिंग है, नियोजन है, इसको अपनाया था। उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन के बाद 5 ईयर प्लान को अपनाया था, जो बहुत सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद काफ़ी सारे देशों ने वहाँ से कॉपी किया था, तो हमने भी कॉपी पेस्ट यहाँ कर लिया है। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग का गठन कब हुआ? जैसे हम चैप्टर के स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पेज पे ही हमें बॉक्स में दिया गया, नीति आयोग के बारे में बताया गया। तो नीति आयोग है, उसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। यानी उससे पहले क्या था? उससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। ठीक, अब प्लानिंग कमीशन है, उसी का ही एक तरीके से कह सकते हैं कि रीनेम कर दिया गया, और उसका नाम है अब नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए, तीसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, थर्ड क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? ये हमें बताना है। तो आंसर रहेगा 5वीं, जो 5th 5 ईयर प्लान था, उसमें पर्वतीय विकास कार्यक्रम है, जो हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो शुरू किया गया था। उसके बाद फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा,
भरमौर को जनजातीय प्रदेश कब घोषित किया गया? देखिए, भरमौर से रिलेटेड एक केस स्टडी हमें दी गई इस पूरे चैप्टर में, जिसमें बताया गया कि भरमौर में गद्दी कम्युनिटी रहती है, वो गदियाली लैंग्वेज बोलती है, वो लोग चरवाए हैं जो घूमते रहते हैं, काफ़ी बैकवर्ड इलाका ही हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है। तो उससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आपके 1 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि भरमौर को जनजातीय ट्राइबल एरिया है वो कब डिक्लेयर किया गया था, ये हमें बताना है। तो ये आंसर रहेगा आपका 1975 में इसको ट्राइबल एरिया डिक्लेयर किया गया था, जनजातीय इलाका है वो डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद 5th हमारा क्वेश्चन रहेगा, भरमौर का प्रमुख समुदाय कौन सा है? तो भरमौर का जो प्रमुख समुदाय है वहाँ पे गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं। लगभग 39,000 के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है 2011 की सेंसस जनगणना के अनुसार। ओके, और यहाँ पे ये गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं जो कि चरवाहा समुदाय है और ये गदियाली भाषा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में 1 मार्कर में, वो है द पॉपुलेशन बम, पुस्तक का नाम है ये कब पब्लिश हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी, ये हमें बताना है। तो ये 1968 में पब्लिश हुई थी। एहरिच जो एहरलिच है उनके द्वारा ये लिखी हुई है। एहरलिच इसके राइटर हैं, 1968 में पब्लिश हुई थी। अब देखिए इन बुक्स का 2-3 बुक्स का नाम यहाँ पे आएगा चैप्टर में और इम्पोर्टेंट भी है। इन बुक्स के बारे में आपने सेम जिन बुक्स की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो वो सेम बुक्स आपने 10th क्लास में भी इनके बारे में पढ़ा है। ये वो बुक्स थी जिन्होंने सबसे पहले इन्वायरमेंट को लेकर के, प्लानिंग को लेकर के बात करनी शुरू की थी, इसलिए यहाँ पर इनका हमें कह सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया इस चैप्टर में हमें। तो द पॉपुलेशन बम कब प्रकाशित हुई थी? ये 1968 में एहरलिच द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें पहली बार प्लानिंग की बात की गई थी कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। उसके बाद द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये मिडोस और अन्य द्वारा पब्लिश हुई थी 1972 में। द लिमिट टू ग्रोथ, इसमें बात की गई थी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज की, अतिशोषण की बात की गई थी। इसमें भी बात की गई थी प्लानिंग कर लो, ठीक रहेगा। ओके, उसके बाद 8th जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर कॉमन फ्यूचर, एक रिपोर्ट आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी। ये कब पब्लिश हुई थी? तो 1987 में पब्लिश हुई थी। आर कॉमन फ्यूचर, ये रिपोर्ट 1987 में पब्लिश हुई थी। ब्रुंटलैंड कमीशन था एक, ठीक, ब्रुंटलैंड कमीशन था, उसका गठन किया था यूएनओ ने। उन्होंने गठन किया था कि आप एक रिपोर्ट दीजिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट को लेकर के। तो उसने एक जो रिपोर्ट दी थी उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, जो 1987 में पब्लिश हुई थी। उसमें पहली बार जो सतत पोषणीय विकास की बात करते हैं ना, सतत पोषणीय विकास, जिसकी हम आगे भी बात भी करने वाले हैं कि क्या होता है, तो वो जो सतत पोषणीय विकास है, वो शब्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है वो पहली बार इस रिपोर्ट में प्रयोग किया गया था कि हमें विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे, आने वाली पीढ़ियों को भी हम ध्यान में रखें और सबका एक समान विकास हो, उसे हम कहेंगे सतत पोषणीय विकास। तो उसकी बात 1987 में आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट है, उसमें बात की गई थी, सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग किया गया था और ये 1987 में 1987 में पब्लिश हुई थी रिपोर्ट। उसके बाद 9th हमारा क्वेश्चन, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं कि सर्वप्रथम सबसे पहले सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वर्ड है उसका यूज़ कब और कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का प्रयोग है वो 1987 में 1987 में आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में किया गया था, जो ब्रुंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी। ओके, उसके बाद 10th हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान नहर की योजना कब और किसने तैयार की? तो ये कंवर सिंह द्वारा तैयार की गई थी 1948 में और 1958 में इस पर काम होना शुरू हुआ था। ओके, 1948 में ये योजना तैयार हो गई थी, काम शुरू हुआ था 1958 में। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर, जिसका एक केस स्टडी हमें दी गई इस चैप्टर में, वो पंजाब में हरिके बांध से निकलती है। हरिके बैराज है, वहाँ से ये निकलती है। उसके बाद पंजाब से होते हुए हरियाणा, हरियाणा से होते हुए फिर ये राजस्थान में एंट्री करती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 9060 किलोमीटर यानी 9060 किलोमीटर है कुल लंबाई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13th क्वेश्चन है, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन ये क्या होता है? 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या होता है कि जब किसी विशेष प्रदेश के लिए नियोजन योजना तैयार की जाती है तो उसे हम लक्ष्य क्षेत्र नियोजन बोलते हैं। जैसे पर्वतीय विकास कार्यक्रम है, तो देखिए यहाँ पे किसको टारगेट किया गया है? इसमें पर्वतीय क्षेत्र उसको टारगेट किया गया। जैसे सूखा प्रभावित विकास कार्यक्रम है, तो जहाँ पर सूखा पड़ता है उसको हमने क्या किया? लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, टारगेटेड
प्लानिंग, एक तरीके से टारगेटेड एरिया प्लानिंग होती है। ये एक एरिया को हम टारगेट करते हैं पर्टिकुलर, और उस एरिया के लिए फिर हम प्लानिंग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। जैसे बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए अगर हम नियोजन योजना बना रहे हैं तो वो एक लक्ष्य क्षेत्र नियोजन होगा। ओके, ठीक। यानी कि जब किसी विशेष प्रदेश के लिए हम कोई नियोजन योजना, कोई प्लानिंग तैयार करते हैं तो उसे हम लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहेंगे। ओके, जैसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा प्रभावित विकास कार्यक्रम, बाढ़ग्रस्त इलाका है उसके लिए विकास कार्यक्रम, या फिर हमने तटवर्ती इलाकों को ले लिया कि वहाँ का हमें बनाना है विकास कार्यक्रम, या फिर हमें बनाना है जो बॉर्डर एरिया के इलाके हैं उनके लिए विकास कार्यक्रम बनाना है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल रहेगा? ये लक्ष्य क्षेत्र विकास नियोजन कहलाएगा। तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन है जो 2 और 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले, हालांकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपके पास 3+1 यानी कि एक 3 मार्कर क्वेश्चन, या फिर एक 1 मार्कर यानी कि 3+1 4 मार्कर के क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं, या फिर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 5 अंकों का एक क्वेश्चन रह सकता है, 5 मार्कर एक क्वेश्चन हो सकता है इसमें से। तो देखिए 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ से छोटे से कुछ सी क्वेश्चंस बनेंगे डायरेक्टली जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर जो रिपीट हुए हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा, नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन कितने प्रकार का होता है। देखिए नियोजन क्या होता है कि किसी भी कार्य के बारे में योजना बनाना नियोजन कहलाता है। इसमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, 3 चीज़ें निर्धारित की जाती है। इसके 3 भाग होते हैं कि जब किसी भी कार्य के बारे में योजना बनाई जाती है तो उसे हम नियोजन कहते हैं। ओके, इसमें 3 अंग होते हैं, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, वो नियोजन कहलाएगा। ये नियोजन 2 प्रकार का होता है। ओके, 2 प्रकार का नियोजन होता है, जैसे को इसको हम खंडीय नियोजन कह सकते हैं, सेक्टरल प्लानिंग हो सकती है, और ये रीजनल प्लानिंग यानी कि प्रादेशिक नियोजन हो सकता है। सेक्टरल नियोजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें कृषि के ऊपर फोकस करना है तो क्या हो जाएगा, ये खंडीय नियोजन है, हम एक सेक्टर के ऊपर फोकस करें। मान लीजिए हमें शिक्षा के ऊपर फोकस करना है, वो क्या है, सेक्टरल प्लानिंग है। अगर हम ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, हमें एक इलाके के ऊपर फोकस करना है, वहाँ का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो वो प्रादेशिक नियोजन कहलाएगा। जैसे हमने मान लीजिए कि उत्तराखंड को चूज़ कर लिया, तो उत्तराखंड से रिलेटेड अगर प्लानिंग करेंगे तो वो प्रादेशिक नियोजन है। अगर हमने ये चूज़ किया कि उत्तराखंड में कृषि के ऊपर फोकस करना है, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो वो सेक्टरल खंडीय नियोजन कहलाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये आपका एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास नियोजन कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र है उसका अगर विकास करना है तो क्या क्या उद्देश्य रखेंगे हम, तो उसमें उद्देश्य रहेंगे वहाँ के संसाधनों का उचित उपयोग करना, वनों के जो कटाई है उसके ऊपर रोक लगाना, लघु उद्योगों का विकास करना। ओके, इसके साथ साथ सड़क परिवहन का विकास करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ओके, स्वास्थ्य सुविधाएं को बेहतर करना, तो इस टाइप की कुछ योजनाएं वहाँ पर रहेगी। इसके अलावा जैसे पशुपालन है उसको बढ़ावा देना, बागानी कृषि को बढ़ावा देना, जो उस इलाके का डेवलपमेंट कर पाए, तो वो चीज़ें हम लक्ष्य में शामिल करेंगे। तो कॉमन सेंस से आप लिख सकते हो, याद भी नहीं है तो भी चलेगा ये। ऐसे ही देखिए सूखा संभावी जो क्षेत्र है उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, कॉमन सेंस से लिखिए, वहाँ के उद्देश्य क्या होंगे। तो वहाँ पर उद्देश्य जब हम योजना बनाएंगे तो उसके उद्देश्य क्या रहेंगे, उसके उद्देश्य रहेंगे एक तो वहाँ पर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना, ठीक, दूसरा रहेगा पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना, तीसरा है जल संरक्षण को बढ़ावा देना, वर्षा जल संग्रहण है उसको बढ़ावा देना, चरागाह का विकास करना, पशुपालन को बढ़ावा देना। ओके, इसके साथ साथ लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, और जो आधारभूत ढांचा है जैसे सड़क परिवहन है, इस प्रकार की मंडी की सुविधा, इस प्रकार की सुविधाओं को बढ़ावा देना, तो ये चीज़ें होगी ताकि वहाँ का विकास हो पाए। ओके, ऐसे ही भरमौर जनजातीय इलाका है उसके बारे में क्या जानते हो, तो आपको बताना है भरमौर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले की 2 तहसीलें इसमें भरमौर और होली शामिल है। यहाँ पे गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं, गद्याली भाषा बोलते हैं, 40,000 के आसपास, 39,000 के आसपास उनकी पॉपुलेशन है। ये चलवासी पशुचारण करते हैं, पिछड़ा इलाका है। ओके, लाइक दैट, ऐसे कुछ पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा 5-7। उसके बाद है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 4 सकारात्मक प्रभाव बताने। देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसके सकारात्मक प्रभाव ये पड़े हैं कि एक तो वहाँ पर सूखे को रोकने में मदद मिली है, सूखा का प्रभाव कम हुआ है। ओके, वहाँ सूखा पड़ता था अक्सर उन इलाकों में। दूसरा ये कि पीने योग्य पानी उपलब्ध हो पाया वहाँ पे। तीसरा चरागाह का विकास हुआ है। चौथा मरुस्थलीकरण जो था, मरुस्थल बढ़ता जा रहा था, उसके ऊपर रोक लगी है। 5वां कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। छठा किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। बस बहुत है इतने सारे। तो इस टाइप के, हालांकि नकारात्मक प्रभाव भी पता होना चाहिए कि इससे क्या हुआ। एक तो एवनीकरण, जो वनीकरण की गति रहनी थी वो नहीं रह पाई है उतनी।
दूसरा ये कि वहाँ की ज़मीन है उसमें लवणीकरण की समस्या आ गई है, जल भराव की समस्या आ गई है, भूमि अवनयन कह सकते हैं, भूमि खराब हो रही है, तो इस टाइप की कुछ समस्या भी लिख सकते हो, याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। उसके बाद अपने क्षेत्र के विकास के कुछ लक्ष्य बताइए। देखिए ये आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप से कुछ भी दे दे कि कोई इलाका दे दे आपको कि ठीक है यहाँ पे ये इलाका है और उस इलाके के लिए विकास के कुछ लक्ष्य सोचिए, तो कॉमन तरीके से सोचिएगा ना कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना, परिवहन के साधनों का विकास करना, शिक्षा का विस्तार करना, लघु उद्योगों का विकास करना, ओके। इसके साथ साथ सस्ते ऋण उपलब्ध करवाना ताकि जो किसान या कोई भी व्यक्ति है वो अपने काम धंधे शुरू कर पाए। तो इस टाइप के कॉमन से टॉपिक आप सोच करके रखोगे तो अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि क्या क्या किया जा सकता है ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो, ओके। तो ये रहेंगे आपके 2 या 3 मार्कर के क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। इतने कर लीजिए, बस काफ़ी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें इस चैप्टर में से 5 मार्कर में क्या रहेगा, तो देखिए 5 मार्कर में एक ही क्वेश्चन है जो रहेगा। और अगर हम लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 7-8 टाइम्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहा है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये है कि सतत पोषणी विकास क्या होता है, ये आपको बताना है, और इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणी विकास के लिए कुछ सुझाव देने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सा कन्फर्म रहता है कि हर बार ये आ ही जाता है, ओके। क्योंकि हम जो 3 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन की बात करें ना तो वो तब आएंगे ना जब अगर 5 मार्कर नहीं आया तो ज़्यादा चांस है कि 5 मार्कर आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से रहेगा तो ये एक ही क्वेश्चन है जो 5 मार्कर में आएगा, ओके। तो ये है सतत पोषणी विकास क्या होता है। सतत पोषणी विकास के 3 पहलू होते हैं। एक वह विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, जो आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर हो, और वो विकास जो सबके लिए एक समान हो, उसे हम कहते हैं सतत पोषणी विकास। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सतत पोषणी विकास के लिए क्या हो, जैसे सतत पोषणी विकास के लिए इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें जो उद्देश्य थे उस नहर क्षेत्र के सिंचाई परियोजना के, उन उद्देश्यों को कठोरता से लागू किया जाए। जैसे उसके उद्देश्य थे कि सबसे पहले पीने योग्य पानी मिलना चाहिए, उसके बाद ये कि रक्षण सिंचाई की जाए, रक्षण सिंचाई मतलब पौधे मर रहे हैं तब सिंचाई की जाए, ओके। तो इस टाइप से कुछ था। जबकि अगर हम बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो वहाँ पर इसके उद्देश्य ये थे कि वहाँ पर फसलों की बुआई के लिए भी पानी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि इस टाइप के लक्ष्य थे। लोगों ने क्या कर दिया, चावल लगाने शुरू कर दिए वहाँ पे, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो पहला तो ये है कि जो नहर परियोजना के उद्देश्य थे उनको कठोरता से लागू किया जाए। दूसरा, पानी की वाराबंदी की जाए ताकि सबको पानी मिल पाए। वहाँ पे कुछ किसानों के पास ज़्यादा पानी, कुछ को पहुँच ही नहीं रहा, तो वाराबंदी सुनिश्चित की जाए। तीसरा, वहाँ पे वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए। चौथा, वहाँ पर चरागाह विकसित किया जाए। पाँचवा, वहाँ पे पशुपालन को विकसित किया जाए, ओके, उसको बढ़ावा दिया जाए। छठा, जल संरक्षण के ऊपर बात की जाए तो लोगों को जागरूक किया जाए। इसके अलावा कम पानी वाली फसलों की बुआई की जाए। अधिक पानी वाली फसलें जैसे ये हो गया, गन्ना हो गया, चावल हो गया, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। इसके साथ साथ वहाँ पर लघु उद्योगों का विकास किया जाए। इस प्रकार के लक्ष्य हम सुझाव दे सकते हैं कि वहाँ पे सतत पोषणी विकास हो। तो ये था हमारा चैप्टर और उससे रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी टाइप से हम बाकी चैप्टर के क्वेश्चंस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, उससे पहले कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि क्या ये जो हमारी सीरीज़ है आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहने वाली है। इसके साथ साथ हमने क्या किया था, पिछले दिनों हमने जियो की प्रैक्टिकल को भी आपके साथ शेयर किया था कि आपको कैसे बनानी है, कैसे कवर पेज बनाना है, सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इंडेक्स कैसे बनाना है, बिब्लियोग्राफी क्या होगी, शीट कैसी रहेगी। तो उसको भी आप सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है। होपफुली बना ली होगी आपने। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।